नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, वर्क डन एंड हीट एक्सचेंज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। ठीक है ना। तो हम समझेंगे कि जब वर्क डन कितना होता है, जब कोई आइडियल गैस होती है वो कंप्रेस करेगी या एक्सपेंड करेगी। ठीक है ना। किस केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ इट इज ओकरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस देन व्हाट विल बी द वर्क डन एंड व्हाट विल बी द हीट एक्सचेंज फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो हमें जानना है। ठीक है ना। तो ये आज हमें पढ़ना है। तो वर्क डन हम पहले पढ़ेंगे, फिर मैं आपको हीट ट्रांसफ़र बताऊंगा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। फिर हम सिमिलरली हम आइसोकोरिक प्रोसेस में पढ़ेंगे कि वर्क डन क्या होता है और हीट एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम वर्क डन पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस में कि आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है। समझ में आया। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है ना, कोई भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो कोई भी जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मीन व्हाट, इट इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो कोई प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। समझ में आया। और हम क्या, ये प्रोसेस जो है हम किसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, है ना। एंड वी नो दैट व्हाट आइडियल गैस का जो इक्वेशन क्या होता है, पी इज इक्वल टू एनआरटी। समझ में आया। ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, आइडियल गैस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना। अब वो एक्सपेंड कर रही होगी या कंप्रेस कर रही होगी। ठीक है ना। तो कितना वर्क डन होगा ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, लेट अस सपोज इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 और फाइनल वॉल्यूम कितना है V2। तो ये हमारे पास आइडियल गैस होगी, इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया V5। समझ में आया। अब देखो ये एक्सपेंड हो सकती है ना, कंप्रेस भी हो सकती है। समझ में आया। कुछ भी हो सकता है, जो प्रोसेस हो रहा है बस वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है। तो हम जानते हैं वर्क डन हमारे पास क्या होता है, दिस इज व्हाट द वर्क डन इज PdV। ठीक है। तो वर्क डन हमें यदि निकालना है तो क्या होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम VI और फाइनल वॉल्यूम VM। समझ में आ गया। ठीक है। तो ये तो हमने किया है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम प्रेशर का वैल्यू क्या होता है आइडियल गैस के लिए, nRT अपॉन में V। देखो nRT अपॉन में V dV। समझ में आया। ये हो गया, काफ़ी सिंपल है। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो nRT क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। n तो नंबर ऑफ मोल्स है, R क्या है हमारे पास गैस कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट। तो देखो ये पूरी टर्म हमने क्या ले ली बाहर, तो हमारे पास क्या बचा, dV अपॉन में V बचा। ठीक है ना। समझ में आया, कोई डाउट है। तो अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, nRT हम बाहर ले लेंगे तो dV अपॉन V क्या होगा मेरे पास, लोग, है ना। nRT समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल लोग आ जाएगा और ये वॉल्यूम हम लिखेंगे। ठीक है। और ये V फाइनल और ये V इनिशियल। तो सिंपली हम जब V फाइनल अपन V इनिशियल लिख देंगे तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप लोग जानते हैं भली बात। ठीक है। तो देखो ये क्या नेचुरल लोग में है, हम जानते हैं जब हम नेचुरल लोगरिथमिक से लोग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2.303 की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली इसमें हमने क्या किया, 2.303 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई वर्क डन की। तो काफ़ी सिंपल डेरिवेशन है, ये ध्यान रखना। ठीक है। समझ में आई चीज़ें। अब देखो ध्यान से, तो देखो कंप्रेशन का केस क्या होगा, तो जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम देखो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि कंप्रेस हो गया तो फाइनल वॉल्यूम कम हो गई। तो देखो ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगी कंप्रेशन के इसमें। तो देखो लोग में क्या हो गया, जीरो से वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, तो लोग का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो W की वैल्यू नेगेटिव बनेगी, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। यानी वर्क डन क्या होगा, वर्क गैस पर होगा। समझ में आया। ठीक है। अब मान लो देखो जैसे यहाँ पर ये कोई गैस हो गई, आप इसको क्या कर दो, कंप्रेस कर दो, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो dV की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आने का मतलब वर्क डन नेगेटिव आ गया। समझ में आया। तो ये डिक्रीज कब होगी वॉल्यूम, जब इस गैस पर क्या होगा, वर्क होगा, वर्क डन ऑन द गैस। एक्सपेंशन, समझ में आया। तो एक्सपेंशन का केस क्या होगा, ध्यान से देखो। अब देखो एक्सपेंड के केस में क्या होगा, तो गैस वर्क करेगी। ठीक है ना। अब हम इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया, ठीक है, ये गैस हो गई हमारे पास। तो अंदर प्रेशर जब एग्जर्ट करेंगे गैस पार्टिकल्स पिस्टन पर तो ये अपवर्ड मूव करेगा। और सपोज देखो ये अपवर्ड मूव करके यहाँ आ गया, तो देखो इनिशियल वॉल्यूम तो ये थी, फाइनल वॉल्यूम ये है, तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी कंप्रेशन के केस में। अब वर्क किसने किया है, गैस ने किया है, तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। ये तो हमारे पास PdV, तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि V फाइनल ज़्यादा है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो काफ़ी सिंपल है। अब देखो यदि मैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स बात करूं तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को ध्यान से देखो, तो हम जानते हैं हमारे पास क्या है, ये तो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, तो W इज इक्वल टू nRT log VF अपॉन में VI। ठीक है। तो ध्यान से देखना आप लोगों को, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो कांस्टेंट, यही तो होता है हमारे पास। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, Kb इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट अपॉन Na, ये होता है हमारे पास। ठीक है, समझ में आया। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, N अपॉन में ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना, समझ में आया, Vf अपॉन में Vi। देखो ये दो फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, आपको पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने क्या लिख लिया, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो कांस्टेंट, देखो R अपॉन में Na को मैं क्या लिखूंगा, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये N और ये क्या आ गया, Kb T ln Vf अपॉन में Vi, समझ में आया। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। तो देखो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखो स्मॉल n है तो कैपिटल N बना दो, नंबर ऑफ मोल्स था, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, नंबर ऑफ आयंस हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। और यहाँ गैस कांस्टेंट है या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कर दो, सारी चीज़ें एज इट इज है। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म है, एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, समझ में। अब देखो ये प्रेशर के टर्म, वॉल्यूम के टर्म्स में, हम प्रेशर के टर्म्स में यदि हमें फॉर्मूला लिखना हो, देखो हम जानते हैं क्या था, बोल्ट्स लॉ यही तो होता है, P1 Vi है ना, और P फाइनल। तो मैं देखो उसको क्या लिख सकता हूँ, P1 Pf इज इक्वल टू वी फाइनल वी इनिशियल। तो जो वी फाइनल वी इनिशियल को मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर P1 और ये प्रेशर P2 हो गया, यानी पहले इनिशियल और फाइनल प्रेशर हो गया। तो बस इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है ना, वॉल्यूम का जो रेशियो था प्रेशर का रेशियो रख दिया, समझ में। अभी आपको बस ध्यान रखना है, वर्क डन में ना फाइनल वॉल्यूम आएगी, है ना, या V2 लिख सकते हैं आप, है ना, V2 अपॉन में V1। प्रेशर के केस में क्या होता है, प्रेशर में फर्स्ट पहला लिखते हैं ना, समझ में। P1 आता है एक तरीके से, या इसको आप ऐसे लिख लो ना, nRT ln P1 P2, समझ में आया। ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का, समझ में। तो ये हमारे पास क्या था, वर्क डन था। यदि हम हीट ट्रांसफ़र की बात करें रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो क्या होगा, तो देखो हमारे पास क्या है, आइडियल गैस है ना, हम जानते हैं। तो जो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास केस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर ही कॉन्स्टेंट कर दिया हमने। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस का, वो भी क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा, समझ में। तो दिस इज व्हाट इज देयर, ठीक है। तो ये आइडियल गैस का केस था। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर को फंक्शन होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दिया तो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलेगा, ये टर्म तो गई, तो जितना हमारे पास हीट एक्सचेंज था ना, उतना ही हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन आएगा, समझ में आया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू W, है ना। यदि आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था हमारे पास जो फर्स्ट लो होता है ना, फर्स्ट लो ऐसे ही तो लिखते हैं हम, फर्स्ट लो को, ये हो गया। तो ये इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो काफ़ी बुक्स में तो ऐसे लिखते भी नहीं है, समझ में, लेकिन प्रॉपर फॉर्म यही है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिखो, या इसको Q इज इक्वल टू DU प्लस के W ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ें, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में बताया। तो हमारे पास जितना वर्क डन होगा वो टोटली किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में। तो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज किसके इक्वल है, वर्क डन के, आइसोथर्मल केस में। तो वर्क डन हमारे पास यही तो आया था, nRT ln V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। तो ये ध्यान रखना, वर्क डन जो होता है nRT, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, V फाइनल अपॉन में V इनिशियल, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है तो इससे आप डिफरेंट फॉर्म्स अपने आप बना के लिख सकते हो, ठीक है ना, याद रखने की जरूरत नहीं है। और यही कितना आएगा, हीट भी आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस केस में। तो एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, एक्सपेंड होगा तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो देखो ये पूरी टर्म पॉजिटिव आएगी, तो यानी हीट एब्जॉर्ब हुई है। जब हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब ये गैस ने एब्जॉर्ब हीट किया, तो मतलब पॉजिटिव। कंप्रेशन में देखो क्या है, वी फाइनल कम हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव आएगी, क्यों नेगेटिव आएगा, यानी हीट रिलीज हुई है ना, सिस्टम से हीट निकली है, समझ में आए, तो इसका मतलब नेगेटिव, समझ में आया, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइसोथर्मल आइडियल गैस प्रोसेस में हमने क्या समझा, हीट जो एब्जॉर्ब होगी ना, है ना, वो किसके इक्वल है, वर्क डन बाय द गैस, और हीट रिलीज्ड इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है, समझ में आया। तो काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको बता दी। तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस तो किया, अब हम वर्क डन हमें निकालना है और हीट के बारे में पढ़ना है, किस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, समझ में आया। तो आइडियल गैस हम ले रहे हैं, तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट। तो जो वर्क डन होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, PdV ही तो लिखेंगे हम, ठीक है। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देन इट मीन्स DV विल बी जीरो, DV इज जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो ही तो होगा। तो यदि समझ में, तो V इनिशियल से V फाइनल करने में कोई वर्क डन नहीं होगा, है ना। आप आइसोकोरिक प्रोसेस में यदि एक्सपेंड या कंप्रेस कर रहे हो गैस को, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, जीरो, ठीक है, समझ में आया रीज़न के साथ। हीट की यदि बात करें तो देखो ये तो जीरो हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आया, डेल क्यू इज इक्वल टू DU। अब देखो जब वर्क डन ही जीरो है, तो अब देखो मान लो ऐसे समझो, ये गैस है ना, ये सपोज एक्सपेंड कर गई, क्या कर गया, एक्सपेंड, लेकिन इसने कोई वर्क नहीं किया, तो भाई एनर्जी कहाँ से आई फिर एक्सपेंशन में, जो इंटरनल एनर्जी था ना, उसी का इस्तेमाल करके एक्सपेंशन हुआ है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो ये हमारे पास हीट यदि हम पूछे, तो हीट जो भी है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है, समझ में आया। अब
ये आ गया हमारे पास। तो Q इज इक्वल टू डेल Q इज इक्वल टू, तो ये क्या होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमारे पास ये कितना आता है NCV/dt। समझ में आया, यही तो होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल Q अपॉन में dt या du बाय में dt, ये हमारे पास होती है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये है, तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी आ गई। ठीक है, हीट एक्सचेंज, जितना हीट का एक्सचेंज होगा, या मैं इसको डेल Q इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू NCV/dt लिख लो। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये है। अब देखो ये जो टेम्परेचर में है, अब यदि मैं इसको ऐसे लिख लूँ NCV, है ना, T फाइनल माइनस के T इनिशियल, तो यदि T फाइनल ज़्यादा, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इट मीन्स हीटिंग हुई है। ये टर्म पॉजिटिव आएगी ना, क्यों पॉजिटिव आएगा, यानी गैस ने हीट एब्जॉर्ब की है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब हीट एब्जॉर्ब करेगी गैस तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। फाइनल टेम्परेचर कम हो जाए, यानी पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कूलिंग हुई है ना, यानी गैस ने हीट रिलीज कर दी अपने अंदर से, तभी तो कूलिंग होगी। अब वो कूलिंग हुई है कि इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, समझ में आया? तो जितना आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, ऑल हीट एक्सचेंज गोज इनटू चेंजिंग इंटरनल एनर्जी एज नो वर्क इज डन। ठीक है ना, समझ में आया? डेल Q किसके इक्वल होता है, du। ठीक है, बात करते हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस की। अब देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम वही वर्क डन निकालेंगे और हीट एक्सचेंज क्या है। अब देखो आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है हमारे पास, आइडियल गैस ही कंसीडर करना है। तो वर्क डन हमारे पास सिंपली क्या होगा, देखो P/dV, सपोज एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम पे गया। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट होगा, है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो P को मैं तो बाहर लिख सकता हूँ, है ना, और ये सिंपली मेरे पास ही आ गया। ठीक है, dV, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V फाइनल माइनस के V इनिशियल, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। समझ में? अब देखो आइडियल गैस क्या होती है हमारे पास, तो PV इज इक्वल टू nRT, यही तो होता है। अब देखो, अब इसको मैं क्या, P ये हो गया, तो देखो मैं P फाइनल को क्या VNRT फाइनल ऐसे ही तो लिखूंगा। तो मैं इस P, इसको प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, NR में बाहर लिख सकता हूँ, ये T फाइनल माइनस के T इनिशियल आ गया। समझ में? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। हम आइडियल गैस का केस कंसीडर कर रहे हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। ठीक है, देखो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, यानी एक्सपेंशन हुआ है, टर्म पॉजिटिव आ गई, है ना, गैस डज वर्क ऑन सराउंडिंग। कंप्रेशन हुआ है ना, यानी गैस पर का वर्क हुआ है ना, इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास, ज़्यादा रहेगी, फाइनल वॉल्यूम कम होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब बात करते हैं हम हीट एक्सचेंज की। अब देखो हीट एक्सचेंज क्या होगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, तो वही है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, NCV/dt, दिस इज व्हाट इट इज़ देयर, है ना, समझ में आया? कोई डाउट है? वर्क डन क्या होता है हमारे पास, अभी अभी निकाला है। अब देखो ये मेरे पास W इज इक्वल टू कितना आया है ना, ये NRDT, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये तो वर्क डन मैंने निकाला है, डेल W इज इक्वल टू NRDT, ये लिख सकते हैं। तो इसको मैंने NRDT लिख दिया। समझ में? अब देखो NCV प्लस कॉमन ले लो, ठीक है ना, ये कॉमन ले लिया। कोई डाउट है? अब ध्यान से देखो, अब क्या लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है ना, तो हम जानते हैं CP इज माइनस के CV इज इक्वल टू क्या होता है, NR, यही तो होता है। ठीक है, तो अब यदि हम देखो नंबर ऑफ मोल्स हम ऑलरेडी हमने ले लिया, तो मैं इसको CP इज इक्वल टू CV प्लस के R लिख सकता हूँ, है ना। तो ये टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, CP/dt, दो बार मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं लूँगा, है ना, तो ये टर्म आ गई। तो डेल Q इज इक्वल टू, हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, यदि नंबर हमारे पास डेल Q बाय में डेल T। समझ में? नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो मोलर हीट कैपेसिटी यदि बात करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था 1/n/dH/dt, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से भी हम चीज़ें समझ सकते थे। तो ये आ गया मेरे पास, Q इज इक्वल टू NCP TF माइनस के T1 हम लिख सकते हैं। सिंपल वही है, टेम्परेचर फाइनल ज़्यादा हुआ तो यानी हीट एब्जॉर्ब हुई है, फाइनल टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब सिस्टम से हीट निकल गई है, तभी कम हुआ है उसका टेम्परेचर। समझ में? तो ये है, तो बेसिक्स हैं, कुछ नहीं है इन चीज़ों में, है ना, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।